जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th केमिस्ट्री की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 यानी कि जो वैद्युत रसायन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका पूरे चैप्टर का वन शॉट वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं। वन शॉट बोलें तो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, पूरे चैप्टर को आप लोग केवल जो भी जितनी देर की भी वीडियो होने वाली है उतनी देर में आप लोग ये पूरा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लोगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। इससे पहले चैप्टर 1 यानी कि जो आपका सॉल्यूशन था विलियन चैप्टर, उसका वन शॉट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा उसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर उसको पूरा फुल वॉच कर सकते हो। ठोस अवस्था आपका पहला चैप्टर था, उसका हमने वन शॉट नहीं कराया है। उसका कारण है बच्चों क्योंकि उस पर हम ऑलरेडी 6 से 7 वीडियो हर एक टॉपिक पर बना चुके हैं। तो हमने चैप्टर 1 विलियन से स्टार्ट करा है। आज चैप्टर 2 यानी कि वैद्युत रसायन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से फिर चैप्टर 3 हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बलगत की, चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ऐसे करते हुए लास्ट चैप्टर तक जाएंगे एकदम केमिस्ट्री के। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो और अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के परेशान हो तो आपको पूरा सोल्यूशन मेरे ही चैनल पर आपको देखने को मिलने वाला है। स्कीम भी आ गई है, एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को एग्जाम तक मिलती रहे। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पूरा वन शॉट वीडियो कवर करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखोगे, पहला नंबर क्वेश्चन है मेरा कि प्रतिरोध की परिभाषा व इकाई लिखिए। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये हाई स्कूल लेवल का है, तो नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। प्रतिरोध की परिभाषा व इकाई, तो प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी? वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर आप लोग को याद नहीं करनी है तो देखो इसको समझ लो। वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक, जैसे कि आप सपोज करो आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, आप बाइक से जा रहे हो या कार से जा रहे हो और एकदम आपकी 100-110 स्पीड है, ठीक है, कार की स्पीड आपकी 100-110 स्पीड है। आप जा रहे हो, अचानक से आपके सामने ब्रेकर दिखाई देंगे, जो ब्रेकर बने होते हैं हाईवेज पर या रोड पर। हाईवे पर तो नहीं होता है, रोड पर जो होता है, तो उसमें क्या करोगे आप एकदम से गाड़ी अपनी धीरे कर दोगे। जब वो क्रॉस कर लोगे तो और तेज़ कर दोगे गाड़ी, है ना, जैसी थी पहले। तो वही काम वैद्युत धारा जो समझ लीजिए आपकी कार है और ये जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, ये ब्रेकर होते हैं। वैद्युत धारा फुल स्पीड में आ रही होती है लेकिन ये आर जो है वो इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इनको प्रतिरोध कहा जाता है। जो मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दे वही होता है प्रतिरोध वैद्युत धारा के लिए। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग पढ़ पा रहे हो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ये क्या नया नाम है? इसका नाम है रो, जिसको हम लोग यहाँ पर विशिष्ट इसको बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन आप लोग से और पूछ लेगा एग्जामिनर कि प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए तथा प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, वो भी आप लोग को यहाँ पर बताना पड़ेगा अगर पूछा गया तो, क्योंकि 2024 में पूछा गया था कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आपको घबराना नहीं बच्चों, यहीं से आप लोग को उठा लेना है पूरा। तो यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा हुआ है कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जैसे कि ये दिख रहा होगा, R जो है वो L के अनुक्रमानुपाती है या फिर समानुपाती है, जो भी आप बोलो, ठीक, दोनों सेम होते हैं। मतलब कि जब L यानी कि लंबाई आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है मेरा एरिया के साथ, यानी कि एरिया अगर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका मात्रक अगर हम लोग देख लें तो भाई मात्रक होता है इसका ओम। इसको आपको छोटा सा हेडफोन ऐसे बना देना है एक तरह से, तो यही होता है इसका मात्रक। क्लियर है? तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया। चलिए देख लेते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए आ गया, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा व मात्रक लिखिए। अभी आया था, देखो यहाँ पर हमने बताया था क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो उसी की यहाँ पर आपको परिभाषा और उसकी यूनिट यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है। तो सिंपल सी एक परिभाषा है, परिभाषा नोट कर लेना आप लोग। परिभाषा लिखी हुई है, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक यानी कि एक यूनिट, ठीक है, अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसको रो से दर्शाते हैं, ठीक है, रो से इसको दर्शाते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी हम लोग क्या पढ़ के आए ऊपर, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो अगर हमको इस फॉर्म में चाहिए ना, रो के फॉर्म में चाहिए, तो रो आप यहीं रखो, ए को इधर भेज दो, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो वो हो जाएगा RA, L भाई नीचे आ जाएगा तो L यहाँ पर नीचे आ गया। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध का। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझना बच्चों, जैसे बोला है किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार, मान लेते हैं ये
आपका एक तार है L यानी लिखा हुआ है लंबाई का, एक मीटर का, 1 सेंटीमीटर ही, सॉरी यहाँ मीटर में लिया है तो यहाँ पर भी मीटर में लोगे, 1 मीटर लंबाई का हमारा यहाँ पर एक तार हमने लिया हुआ, तो यहाँ लिख दिया L = 1 मीटर। जैसे कि हमारे डिफिनेशन में बोल रहा है किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ क्या होता है, क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख लो एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, एकांक मतलब 1, ठीक। काट वाले एकांक लंबाई, तो लंबाई भी हमारी क्या है, एकांक है यानी 1 है, के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो यहाँ पर अगर जो आप लोग ए और एल की वैल्यू अगर पुट करो तो ए की वैल्यू यहाँ क्या है 1, एल की यहाँ वैल्यू क्या है 1, तो ये दोनों 1 1 हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं बचा, तो ρ = R, तो वही यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है वो हमारी जो रेजिस्टेंस होता है उसके एक तरह से बराबर होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके मात्रक की, तो मात्रक हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस का क्या होता है ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, इसका लेंथ का मीटर, तो वही यहाँ लिखा हुआ है, मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ओम मीटर बचेगा इसका यूनिट। क्लियर हुआ बच्चों? तो बस यहाँ तक ये 2 क्वेश्चन मेरे पूरी तरह से कंप्लीट हुए। नेक्स्ट उसके बाद आप देखोगे विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा व मात्रक लिखिए, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है, यानी कि विशिष्ट चालकत्व जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर विशिष्ट चालकता इसको हम लोग बोलते हैं, तो उसकी परिभाषा और उसका मात्रक यानी कि डिफिनेशन एंड यूनिट आप लोग से यहाँ पर पूछ रहा है। तो सिंपल सी डिफिनेशन है कि विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि जो अभी आप पढ़ के आए हो पीछे रो, जिसको रो से डिनोट कर रहे थे, अभी एक तार वाला हमने बताया था ना 1 मीटर वाला, तो उसी के जस्ट अपोजिट आप लोग कर दोगे तो वो हो जाएगी आपकी विशिष्ट चालकता। जैसे कि लिखा हुआ है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम की यानी कि अपोजिट को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, इसको कप्पा से डिनोट करते हैं, के बना के इसके ये जो 2 मोहरे हैं इसको आपको काट देना है। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कप्पा = 1/ρ, उसका देखो अपोजिट हो गया, व्युत्क्रम हो गया, तो यही होता है हमारा विशिष्ट चालकत्व। इसको ऐसे ले सकते हो, या तो विशिष्ट चालकत्व = 1 विशिष्ट प्रतिरोध, हिंदी में लिखो चाहे मैथमेटिकल साइन में लिखो, नंबर आपका बच्चों नहीं कटेगा, बस ये जरूर लिख देना कि इसको किससे डिनोट करा गया है। तो देखिए कप्पा = 1 ऐसे ही था, रो की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, RA/L थी, तो ये L आ जाएगा ऊपर हमारा, तो कप्पा = L/RA, ये हो जाएगा इसका बच्चों फाइनल फॉर्मूला। चलिए बात करते हैं इसके यूनिट की यानी कि मात्रक की, तो मात्रक इसका हो जाएगा L का हो जाएगा M यानी मीटर, R का हो जाएगा ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो ये नीचे बचेगा 1/ओम मीटर, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स में जाएगा, ओम इन्वर्स और मीटर इन्वर्स। तो ये चीज़ याद रखना, जहाँ ओम इन्वर्स होता है वो उसको हम लोग पढ़ते हैं मोह, ठीक, मोह इसको पढ़ते हैं, और मीटर इन्वर्स तो मीटर इन्वर्स है ही, या फिर आप लोग इसको साइमन पढ़ सकते हो, साइमन मीटर इन्वर्स। तो इस तरह से हमारा ये जो तीसरा क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हुआ। चलिए बात करते हैं हम लोग अपने 4th क्वेश्चन की। तो 4th क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों हमसे पूछ रहा है कि चालकता की परिभाषा व मात्रक लिखिए। तो चालकता की परिभाषा व मात्रक कैसे लिखेंगे हम लोग, प्रतिरोध, याद है इस चैप्टर को स्टार्ट करते समय हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन यही पढ़ा था कि प्रतिरोध की परिभाषा और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के अपोजिट को हम लोग चालकता कहते हैं, जैसे कि लिखा है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसे C से दर्शाते हैं, चालकता = 1 प्रतिरोध, और मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो C = 1/R। और बात करें इसके मात्रक की बच्चों, तो मात्रक हो जाएगा 1/ρ, क्योंकि 1/ओम, क्योंकि R का क्या होता है ओम, ऊपर 1 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1/ओम, इसको मोह हम लोग पढ़ते हैं, या फिर इसको साइमन आप लोग बोल सकते हो। तो इस तरह से बच्चों ये 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब हम लोग इसी तरह से देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे 1 शॉट वीडियो आप लोग की केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, या फिर इंग्लिश हो, मैथमेटिकल हो, या फिर आप लोग की बायोलॉजी हो, आप लोग को पूरे मिलने वाले हैं एग्जाम से पहले आप लोग के सारे 1 शॉट हम हर एक चैप्टर का कंप्लीट कर देंगे। बस शर्त इतनी सी है कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को भैया लाइक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट उसके बाद है बच्चों मोलर चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। तो ये क्या है मोलर चालकता, तो देखो अभी तक तो हम लोगों ने चालकता पढ़ी थी, अब नाम आ गया यहाँ पर मोलर चालकता, तो इसकी परिभाषा व इकाई लिखनी है, ठीक है, लिखनी है हमको। तो इसका एक डायग्राम के थ्रू आप लोग समझो तो इसको आप लोग कभी नहीं भूलोगे। डिफिनेशन क्या कह रहा है, एक मूल वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, हम 20 बार अपनी डिफिनेशन में आप लोग को अपनी वीडियो में हर एक जो डिफिनेशन आती है उसमें हम बता चुके हैं कि वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं और वैद्युत अनअपघट्ट क्या होते हैं। तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं जो बच्चे नए हैं
कि वैद्युत अपघट्य बच्चों वो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, है ना, KOH हो गया, मतलब जिसके अंदर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को, वैद्युत धारा को प्रवाहित करा दो। और आपके वैद्युत अनपघट्य वो होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, उनके विलयन में आप लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो चलिए ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। यहाँ पर वैद्युत अपघट्य पूछा है कि 1 मोल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक जार लिया हुआ है और इसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य हमने घोला हुआ है। मान लेते हैं इसमें NaCl हमने घोल दिया, ठीक, NaCl हमने घोल दिया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो इसमें NaCl घोला हुआ है, 2 रॉड पड़ी हैं, एक एनोड है, एक कैथोड है। तो इस रॉड के और इस विलयन में देखो डिफिनेशन क्या कह रही है, 1 मोल वैद्युत अपघट्य, तो 1 मोल वैद्युत अपघट्य हमने घोल दिया, ठीक है, वाले विलयन की चालकता कैसे आएगी, जब इन दोनों कैथोड, एनोड और इस विलयन के बीच में एक विभव उत्पन्न होगा, एक करंट प्रोवाइड होगी, तभी तो चालकता आएगी, को मोलर चालकता कहते हैं। यानी कि 1 मोल वैद्युत अपघट्य जो घोला गया है उसमें बाहर से 2 कैथोड और एनोड की छड़ डालने पर उन छड़ों के और इस विलयन के मध्य जो करंट प्रोवाइड होता है, जो वोल्टेज जनरेट होता है, उसको हम लोग चालकता कहते हैं। इसको लैम्डा m से दर्शाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो फॉर्मूला लिख लो, लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन में m। अब किसको किससे डिनोट करा गया है वो सिंबल देख लो। तो जो लैम्डा m होता है हमारा वो होता है मोलर चालकता, K हमारा विशिष्ट चालकता और m हमारा हो जाएगा मोलरता। क्लियर है बच्चों? 5वां क्वेश्चन पूरी तरह से। अब आप लोग इसको इतनी जल्दी नहीं भूलोगे अगर आप लोग इसको अपने घर पे प्रैक्टिस करते हो तो। बाकी अगर नोट्स वगैरह आपको इसके चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मेरे इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में हम इसका लिंक आप लोग को नीचे दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना हम लोग 6 क्वेश्चन कौन सा है, 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग अपना 6 नंबर कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर है भैया अगला क्वेश्चन, तुल्यांकी चालकता को परिभाषित करें व इकाई भी लिखिए। तुल्यांकी चालकता अभी हम लोगों ने पढ़ी मोलर चालकता, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर तुल्यांकी चालकता क्या होती है। तो देखो सिंपल से यहाँ पर एक डिफिनेशन लिखी हुई है, 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। यानी कि सेम अभी इससे ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, एक पॉट हमने लिया, यहाँ पर एक जार लिया, उसके अंदर हमने 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ भर दिए। KCl ले सकते हो, NaCl ले सकते हो, इससे ऊपर हमने NaCl लिया था तो यहाँ KCl ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम हमने KCl इसमें घोला हुआ है और 2 रॉड पड़ी हुई हैं, इन रॉड के और भाई विलयन के बीच में जो चालकता उत्पन्न होगी उसको तुल्यांकी चालकता बोलेंगे। यहाँ तुल्यांकी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने 1 ग्राम में लिया है और ऊपर मोलर चालकता इसलिए बोल रहे थे कि वहाँ पर हमने 1 मोल वैद्युत अपघट्य लिया था। क्लियर है पूरा? चलिए यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने किसको किससे डिनोट कर रहा है। तो लैम्डा EQ हमारा हो जाएगा, EQ क्यों लिखा है हमने, इक्विवेलेंट, ठीक है, तुल्यांकी जिसको बोलते हैं। तो लैम्डा इक्विवेलेंट हो जाएगा तुल्यांकी चालकता और n इज इक्वल टू नॉर्मलता है। बात करें बच्चों यहाँ पर मात्रक की तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर इसको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो मात्रक इसका जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी कदार 1 नंबर में ये पूछ लेता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बच्चों देखिए कोलराउस का नियम लिखिए तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो कोलराउस का नियम देखो हमने इस पर कम से कम 6 से 7 बार हमने इस पर स्पेशल वीडियो बना दी है। अगर आपको ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर हमने कोलराउस के नियम को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। तो चलिए अब 1 शॉट वीडियो है भाई, यहाँ पर आ गया है तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, इसको भी पढ़ते हैं। तो कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो ये देखो यहाँ पर हमने फिर से एक डायग्राम बनाया हुआ है और हमने यहाँ पर एक वैद्युत अपघट्य विलयन घोला हुआ है, NaCl यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। तो बच्चों इसमें केवल इतना बोला है इस डिफिनेशन के अंदर, इस नियम के अंदर, कि अगर आप किसी अनंत तनुता यानी इन्फिनिटी कंसंट्रेशन हो, अगर वैद्युत अपघट्य आप घोल रहे हो, वैद्युत अपघट्य हमारा क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। इसमें आपने 2 एनोड और कैथोड की 2 छड़ें आपने इसमें डाल दी, तो जैसे इसमें चालकता उत्पन्न होगी यानी कि जैसे इसमें करंट प्रोवाइड होगा वैसे ही हमारा NaCl जो ये वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है ये 2 भाग में टूटेगा, एक टूटेगा प्लस में, एक टूटेगा माइनस में। तो यही बोला है देखो कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होगी वो विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों
धनायन और ऋणायन Na+Cl-, ठीक, इनकी मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। तो लिखेंगे हम लोग इस तरह से यहाँ पर किसी वैद्युत अपघट्ट को, देखो ध्यान से देखना यहाँ पर अब जो हम बताने जा रहे हैं, अनंत तनुता पर, ठीक, किसी वैद्युत अपघट्ट की, तो किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, ठीक, फिर से देख लो एक बार, यहाँ तक आप लोग देखिएगा मोलर चालकता तक, ठीक है, अनंत से लेकर के। तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, देखो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट विलयन की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धन आयनों यानी Na+, ठीक, तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो इस तरह से आपको ये नियम याद कर लेना है। तो इसमें ज़्यादा डीपली अब हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो बनना फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके अनुप्रयोग। तो इसका जो एक अनुप्रयोग होता है मेन है, जिस पर जो आपका न्यूमेरिकल जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो होता है वियोजन की कोटि ज्ञात करना। तो इसीलिए हम इसको बार बार बता रहे हैं ताकि आप लोग अगर वियोजन की कोटि ज्ञात करना हो तो उसको आराम से कर पाओ। एक साथ आप लोग दो चीज़ कर सकते हो, अगर ये आ गया एग्जाम में तो आप लिख सकते हो, अगर न्यूमेरिकल आ गया इस पर बेस्ड तो न्यूमेरिकल भी आप लोग इसमें आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो पहला जैसे कि है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, तो इसमें आप लोग लिखोगे किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, 2 पॉइंट याद रखना, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो, ये वियोजन की कोटि है और ये है किसी सांद्रता पर अपघट्ट की मोलर चालकता और ये है अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। फर्क इतना है कि यहाँ C यानी कंसंट्रेशन लगा हुआ है, यहाँ पर इन्फिनिटी यानी कि अनंत लगा हुआ है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बच्चों हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी नियम समझाइए। तो 2 नियम दिए थे हमारे फैराडे ने, आपको याद होगा जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है। फैराडे के 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम लोग पढ़ेंगे कि इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित धारा के परिमाण के समानुपाती होती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा। तो इसको आप लोग एक डायग्राम के थ्रू समझना। देखो जैसे हमने यहाँ पर एक जार बना लिया इस तरीके से, ठीक, एक हमने इस तरह से जार बना लिया छोटा सा और इसमें भैया इलेक्ट्रोड हम इसमें डाल दे रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड इसमें डालेंगे, अलग से 2 छड़ें हमने ऐसे डाल दी इसके अंदर, ठीक, एक कैथोड और एक एनोड। ये हमारी इलेक्ट्रोड छड़ इसमें पड़ी हुई हैं। इसमें बच्चों हमारा वैद्युत अपघटन पदार्थ भरा हुआ है। क्या कह रहा है नियम, वैद्युत अपघटन में, ठीक है, जब इसमें हमने वैद्युत अपघटन पदार्थ भर दिया, वैद्युत अपघटन यानी कि जब इसमें करंट प्रोवाइड होना स्टार्ट होगी इन दोनों में, ठीक है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर यानी इन दोनों इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, यानी इसमें से कुछ पदार्थ मुक्त होगा, विलयन में प्रवाहित धारा और जो इस विलयन में प्रवाहित धारा हो रही होगी उसके परिमाण के बराबर हो जाएगा। यानी जो इससे पदार्थ रिलीज हो रहा होगा वो इसमें प्रवाहित, इस विलयन में प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण के बराबर होगा। जैसे कि आप किसी 2 ब्लेड को आपस में लेना, 2 ब्लेड होते हैं जो, उनके अंदर आप तार बांधना और उससे पानी गर्म करने की कोशिश करना कभी। तो देखो वहाँ पर जो ब्लेड होंगे वो आपका इलेक्ट्रोड का काम कर रहे होंगे और उसमें से आप देखोगे कि ब्लेड में से कुछ निकलने लगेगा, धातु टाइप की कुछ में से पदार्थ निकलने लगेगा। तो वो पदार्थ जो निकल रहा है और इस विलयन में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके उस जो पदार्थ निकल रहा है वो और उस धारा के परिमाण के बराबर हो जाएगा। मतलब निकलने वाला जो पदार्थ होगा उस ब्लेड से वो उसमें बहने वाली धारा के परिमाण के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि इसकी सिंपल से हम लोग एक फॉर्मूला देख लेते हैं, तब आप लोग को ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि ये लिखा हमने, W यहाँ पर क्या है, जो वैद्युत जो पदार्थ मुक्त हो रहा है वो, और Q हमारा यहाँ पर क्या है, जो धारा है। यानी W हमारा वो है जो पदार्थ जो ब्लेड से निकल रहा है वो, और Q हमारा क्या है, जो धारा प्रवाहित हो रही है उस विलयन में वो। तो W यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगता है ZQ। Z ऐसे रहने दो, Q की जगह पर IT कर लो। Z हमारा क्या है, रासायनिक तुल्यांक स्थिरांक है Z, ठीक, और W क्या है, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। बस इतना ही कहता है हमारा वैद्युत अपघटनी संबंधी फैराडे का प्रथम नियम। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे फैराडे का दूसरा नियम। तो दूसरा नियम भी कुछ खास नहीं है। दूसरे नियम में क्या कह रहा है, चलिए उसको भी हम लोग जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं और आप लोग भी इसका साथ में नोट्स बना लीजिए।
तो देखिए दूसरा नियम भैया कह रहा है कि इस नियम के अनुसार जब वैद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न वैद्युत अपघटनों में प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्राएं तुल्यांकी द्रव्यमानों के समानुपाती होती हैं। इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बस थोड़े से वर्ड इसमें बढ़ाए गए हैं, वो आप यहाँ फॉर्मूले में देख सकते हो। W1 जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा E1 के, और W2 जो होगा वो भैया अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल होगा E2 के। प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटा दिया, यहाँ पर इज इक्वल टू लगा दिया, इज इक्वल टू लगा है, प्रोपोर्शनल का साइन हट के तो कांस्टेंट भी लगेगा Z। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे समझ सकते हो W1 की जगह हमने लिख दिया ZIT, ठीक W12 है तो Z1 IT, Z2 IT, IT कट जाएगा, E1/E2 बचेगा, यहाँ पर Z1 Z2 बचा हुआ है, वही हमने यहाँ लिख दिया Z1/Z2 E1/E2। नहीं समझ में आया अगर ये सब आपको, तो केवल ये डिफिनेशन लिखना है इसकी जो द्वितीय नियम है, और ये वाला फॉर्मूला उतार देना, आपको एग्जाम में भैया पूरे नंबर देकर जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारे ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 7 से 8 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण बताइए। तो देखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसको यहाँ पर ध्यान से समझना। धात्विक तथा अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर सक्रिय श्रेणी कहते हैं, है ना। पढ़ ली डिफिनेशन हमने पूरी। अब चलो यहाँ पर एक हमने लिखा हुआ है, इसको ध्यान से समझो एग्जाम्पल के थ्रू। हाइड्रोजन जो हमारा होता है भैया, वो बीच का मतलब एक तरह से समझ लो एम्पायर होता है, क्रिकेट मैच चल रहा है, हाइड्रोजन हमारा एम्पायर है यानी न्यूट्रल है, वो किसी की तरफ नहीं, ना इनकी तरफ है ना इनकी तरफ है। तो H यहाँ पर हमने मान लिया 0, ठीक है। तो इस H यानी इस हाइड्रोजन से ऊपर के जितने एलिमेंट होंगे वो भैया ज़्यादा ताकतवर हैं, और H से नीचे वाले जितने हैं वो कम ताकतवर हैं। यानी ऊपर वाले हम लोग बोल सकते हैं इनके अंदर प्रबल बल पाया जाता है, ये बेचारे दुर्बल होते हैं। तो ऐसे केस में आप लोगों ने इस तरह से अगर पढ़ा होगा कि लोहे की कील को अगर आप विलयन में डालो कॉपर सल्फेट के तो वहाँ से उसको विस्थापित कर देता है, ऐसा क्यों। तो वहाँ पर आप लोग आंसर भी देखते होंगे कि भाई वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान जिंक से नीचे है या जिंक का स्थान कॉपर से नीचे है, तो इस कारण होता है वैद्युत अपघटन। इसी तरह से लिखते हो ना इसका आंसर। या फिर AgNO3 के विलयन में कॉपर सल्फेट मिलाने पर, है ना, नीला क्यों रहता है, इस तरह से ना। तो Ag का स्थान क्या है, कॉपर से ऊपर है, तो देखो कॉपर यहाँ पर है, Ag ऊपर है हमारा, क्लियर है। तो इसी तरह से बहुत लंबी श्रेणी होती है, हमने केवल छोटी सी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए बना दी। समझ में आ गया बच्चों वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो लिखोगे धात्विक तथा अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है ये भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, ध्यान से समझ के जाना, के क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसका एक और नाम होता है बच्चों सक्रिय श्रेणी यानी कि एक्टिव सीरीज, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अपना, हम लोग देख लेते हैं अभी एक चीज़ और बची हुई है इसमें कि इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी है भी या नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। क्या लक्षण होते हैं भैया इसके। तो पहला लक्षण हमारा लिखा हुआ है कि जो धातु हाइड्रोजन की अपेक्षा प्रबल अपचायक हैं उनको वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है, हमने दिखा दिया था अभी आपको। नेक्स्ट है हमारा जो धातु हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक हैं उन्हें हाइड्रोजन के नीचे रखा गया है, पूरा हमने आपको समझाया। इस श्रेणी में H2 का मानक अपचयन विभव 0 वोल्ट माना गया है, 0 भी हमने आपको दिखा दिया था। तो 3 तो आपको उसी डायग्राम से मिल गए। बस फोर्थ क्या है, इस श्रेणी में प्रबल धातु दुर्बल धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती हैं। हमने बताया अभी AgNO3 और Cu वाला एग्जाम्पल बताया था हमने कि AgNO3 क्या है ऊपर था, Cu हमारा नीचे था। तो ये होते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी के कॉमन से लक्षण। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताइए। तो बच्चों इसको पढ़ने से पहले आप लोग को इलेक्ट्रोड विभव जानना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जिन बच्चों को पता है आप लोग एक बार फिर से सुन लो, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है, आप लोग का डबल रिवीजन हो जाएगा। और जिनको नहीं पता वो तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। जैसे कि हमने यहाँ पर एक जार लिया हुआ है, इसके अंदर हमने बच्चों विलयन भर दिया NaCl। जब विलयन हमने NaCl का भरा है तो ये जो क्षण हम लेंगे ये भी भैया NaCl की ही लेंगे, ध्यान रखना, सॉरी Na की लेंगे, सोडियम। जब जिस चीज़ का विलयन उसी चीज़ की क्षण। यहाँ पर हम लोग ZnSO4 लेते तो ये जिंक की क्षण हम लोग लेते दोनों, ठीक। यानी कि
जिस चीज़ का विलयन होगा उसी चीज़ की, उसी धातु की हमारी ये इलेक्ट्रोड रॉड होंगी। जब इलेक्ट्रोड रॉड को उसके अपने ही विलयन में डुबोने पर इन रॉडों के और विलयन के मध्य जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड वोल्टेज कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि दो इलेक्ट्रोडों को उनके अपने ही धातु के विलयन में डुबोने पर इलेक्ट्रोड और उस विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोड विभव। अब हम लोग देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं। जैसे मानक लिखा हुआ है, जैसे किसी चीज़ के मानक तय कर दिए जाएं। आप पुलिस भर्ती एग्जाम का फॉर्म भरो, उसमें मानक तय हैं कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, रनिंग इतनी होनी चाहिए, या आर्मी में आप लोग अगर जाओ तो वहाँ पर आपको पता होगा चेस्ट इतना होना चाहिए, है ना, या पुशअप इतनी आपको आनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, मतलब कुछ मानक तय हैं। तो भाई मानक क्या होता है? किसी चीज़ की माप। तो इलेक्ट्रोड विभव में अगर माप लग जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो माप यहाँ पर क्या लगी, देखो यहाँ पर माप इतनी सी है कि जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक वायुमंडलीय दाब और 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाएगा तो धातु और विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होगा उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ किस चीज़ की माप थी कि 25 डिग्री सेल्सियस होना ही होना चाहिए, 1 वायुमंडलीय दाब लगना ही लगना चाहिए, 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए, है ना। ये 3 माप हमको यहाँ पर निर्धारित करी गई थी, इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT/NF log 10 1/Mn प्लस E हमारा जहाँ पर हमारा बच्चों हो जाएगा इलेक्ट्रोड विभव, E0 हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, R हमारा यहाँ पर गैस स्थिरांक है, T है टेम्परेचर, N है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड जो हैं, ठीक। F हमारा जो 96,500 इसकी वैल्यू होती है, log 10 आपको ये सब पता ही है। यहाँ पर जो जिस चीज़ का विलयन लिया है, Mn लिया है तो Mn मैग्नी है ना, Zn यहाँ पर Na कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये बदलता रहता है। मेन फॉर्मूला यही रहेगा, आपको समझ में आ गया? चलिए, तो हमने आज टोटल 10 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े, पूरा स्टार्टिंग से पढ़ा। आप लोग चाहते हो इसका अगर पूरा PDF आपको मिल जाए, आप नोट्स नहीं बना सकते तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको सारे इसके PDF मिल पाएंगे। और आज की इस प्यारी सी वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर से कर दो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोग के लिए ऐसी वीडियो बनाने में। पहले सब नोट डाउन करना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, उनको जोड़ना ही पड़ता है कि उसको रिमूव करना पड़ता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हो कि आपके सामने देखो सब लिखा हुआ है, सब समझाया हमने। तो भाई एक सब्सक्राइब यार और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि अभी हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।